नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी की सीरीज़, जिसमें कि पॉलिटी की मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे फटाफट। और ये इस सीरीज़ का पहला जो है सेशन है। दिल थाम के बैठिए आप लोग। यहाँ से क्वेश्चंस यूपी पीसीएस, आरओ, बीओ, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ठीक है, टेट, सुपर टेट एंड एवरी वनडे एग्जाम्स, लेखपाल भी इसमें शामिल होगा। तो इनसे बाहर कहीं क्वेश्चन जाने वाले नहीं है, ठीक है। सरल से सरल और कठिन से कठिन क्वेश्चनों को यहाँ पे इसी तरीके से समझाया जाएगा आपको, तो आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए। हियर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग, ठीक है। सुमेलित करिए कौन किससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फटाफट क्या क्या करना है इसमें। इसमें है, देखो यहाँ पे उपाधियों का निषेध, जो कि आर्टिकल 18 से आता है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। जो टाइटल्स को एबॉलिश किया गया था वो आर्टिकल 18 में आता है, ठीक। और ये हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, डी वाला, ये आर्टिकल 21A में आएगा, ठीक है। आर्टिकल 21, जिसमें राइट टू प्राइवेसी की बात करी गई है, राइट टू लाइफ की बात करी गई है। और फिर क्या किया गया था कि 1986 में एक संशोधन लाया गया, और जिसमें कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन एज्ड 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम लाया गया फंडामेंटल राइट के तहत, उसको जोड़ा गया आर्टिकल 21A में, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ए का हो जाएगा आर्टिकल 18, डी का हो जाएगा आर्टिकल 21। और जो भाषा है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ की जो लैंग्वेज है, इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है किसमें, इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है आर्टिकल 29 में, ठीक है। दे आर फ्री टू प्रोटेक्ट देयर ओन लैंग्वेज, माइनॉरिटीज़ के बारे में बात होती है, अल्पसंख्यक जो है अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। सी वाला हो जाएगा आपका आर्टिकल 26 में, ठीक। ये सब आपको क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं। ए का हो जाएगा ये, डी का हो जाएगा ये, और बी का हो जाएगा 21। और धार्मिक मामलों में, ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस में है, आर्टिकल 26 में है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूपी पीसीएस में, ठीक है। और यहाँ से एक नहीं ढेर सारे क्वेश्चन आपके तैयार होंगे कि क्वेश्चन से, तो इनको नोट करते रहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यार क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि 74th ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 74 जो संवैधानिक संशोधन किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। तो 74वां जो संशोधन किया गया, ये किया गया था 1992 में, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं फटाफट। क्या इसमें एक नई अनुसूची जोड़ी गई, बिल्कुल जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 12वें नंबर की, ठीक है, करेक्ट है ये, पहला आपका सही है, 12वें नंबर की नई अनुसूची जोड़ी गई इसमें। फिर आता है, यह नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनः संरचना करता है, बिल्कुल भैया पुनः संरचना करता है, ये करेक्ट है। इसमें क्या किया गया था, पुनः संरचना में क्या किया गया था, जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम में वो करके, और उनके कार्यों को भी क्या डिवाइड किया गया, रीस्ट्रक्चर्ड किया गया था। तो ये भी सही है। इसमें आ जाओ सी में, यह अन्य स्टेटमेंट सी में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण का उपबंध करता है, बिल्कुल महिला आरक्षण, वुमेन रिजर्वेशन की बात करता है, टोटल सीट का 33% रिजर्वेशन की बात करता है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हो गए। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 4 देख लेते हैं। स्टेटमेंट 4 में क्या कहा गया, यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, मतलब कि पूरे भारत में ना होकर ये कुछ राज्यों में ही लागू होगा। तो ये यहाँ पे गलत बात है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, एक संवैधानिक और संविधान पूरे भारत में लागू होता है, उसमें जो भी संशोधन किया जाएगा पूरे भारत में लागू होता है, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 4 विल बी इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही हैं। नीचे देखते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 सही है। डन। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे शिशुओं
और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए वित्त निर्माण की शक्ति प्रदान है। आर्थिक सामाजिक योजना मतलब कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग के लिए जो पावर है वो किसके पास है? शिशु और अवयस्क जो छोटे होते हैं बच्चे, उनके लिए जो है प्लानिंग कौन करेगा? तो ये शक्ति है भैया केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास में, ठीक है, क्योंकि ये समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट के हिस्से हैं, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपने नियम बना सकती हैं, लेकिन जो अगर दोनों के बीच में टकराव होगा तो केंद्र सरकार के नियम जो है वो क्या होंगे? फॉलो किए जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पावर में होती है, ठीक है। तो दिस इज़ अ प्रोसेस एंड दिस इज़ अ आंसर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, क्योंकि ये सब्जेक्ट किसके हैं? समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट के हैं, इसलिए दोनों इस पे नियम बना सकते हैं, दोनों इस पे अपने लॉज बना सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कॉलम ए को कॉलम बी से सही सुमेलित करिए, ठीक है, सूची का मिलान करना है। ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं, लेकिन एक भी अगर आपको चीज़ें आती हैं एक दो तो आप इसको कर ले जाओगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे ये दिए गए हैं कॉलम ए कॉलम बी, इसमें सही सुमेलित करना है। यहाँ पे आर्टिकल 51 का और जा, आर्टिकल 51 का, आर्टिकल 50, आर्टिकल 5 नहीं है, यहाँ पे 51 ही है, ठीक है, 51 का और छा। तो इनको सही सुमेलित करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले समझो, आर्टिकल 50 ये किसके लिए होता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो पावर डिवीज़न होता है। तो ये हो जाएगा डी से, आंसर इसका हो जाएगा डी से, सही सुमेलित करो, ठीक है। ये डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल्स में आता है, ठीक है। तो डी का हो जाएगा आर्टिकल 50। चलो इसको सामने लिखते हैं। डी का क्या हो जाएगा? आर्टिकल 50। प्राणियों के प्रति दया भाव, ये होता है 51 का और छा, ठीक है। प्राणियों के प्रति दया भाव ये किस में है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय विधि जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनके प्रति आदर भाव बढ़ाना, ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा 51 गा में, ठीक है। और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, ये किस में आ जाएगा? 51 का जा में, जा से जानना, ज्ञानार्जन, ठीक है, याद रखो। यहाँ पे गा से गाली गलौज नहीं करो, आदर भाव रखो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति, ठीक है। और इसको कैसे याद रखोगे? का छा, छा से छाता लेकर प्राणियों के प्रति दया भाव रखो। धूप में अगर प्राणी बैठा है बेचारा कोई कुत्ता, तो उसको छाता लगा के उसको छाँव दो। तो ऐसे याद करने की ट्रिक है। आर्टिकल 50 ये सबको याद ही है, तो मैंने सबको क्लियर करा दिया, ठीक है। जो जिसके सामने था मैंने लिख दिया, ओके। इनको नोट कर लो, बहुत बार क्वेश्चन आए, बहुत ही बार। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रेबेलियन के द्वारा रिप्लेस किया गया, उसको बदल दिया गया। तो ये किया गया था भैया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें बात क्या थी? इसमें बात ये थी, ये हुआ कब है? 1978 में हुआ है संशोधन ये। इससे 2 साल पहले 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि बहुत बड़ा है, उससे क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। हाँ, समझते हैं 44वें संविधान संशोधन के बारे में। तो इसमें ये चेंज क्यों किया गया? आंतरिक अशांति और उसको सशस्त्र विद्रोह से। पहले समझो, पहले क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि आंतरिक अशांति अगर फैली तो तुरंत क्या लगा देंगे? नेशनल इमरजेंसी, आपातकाल लगा देंगे। तो आंतरिक अशांति कन्फर्म ही हो पा रहा था, छोटे बड़े दंगे उसमें भी आंतरिक अशांति हो जाएगी क्या? उसके बेस पे तुरंत नेशनल इमरजेंसी तो लग नहीं सकती है। बार बार इसका दुरुपयोग किया जा सकता था और किया जाता रहा सरकार के द्वारा। इसीलिए इस शब्द को बदल दिया गया कि आंतरिक अशांति को हटाओ, क्योंकि आंतरिक अशांति तो कहीं भी छोटी सी बड़ी हो सकती है, ठीक है। आंतरिक अशांति तो कहीं भी फैल सकती है। तो इसीलिए इसको हटा के यहाँ पे करा गया सशस्त्र विद्रोह। जब सशस्त्र का मतलब हाथों में बंदूक उठाकर कहीं बड़े लेवल का विद्रोह होगा, तब माना जाएगा कि ये आंतरिक अशांति है और ये विद्रोह है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर्स फेल हो रहे हैं और देश में नेशनल इमरजेंसी की ज़रूरत है,
ठीक है, तो इसलिए ये शब्द लाया गया। पहले मिसयूज होता था किसका, आंतरिक अशांति, छोटा सा हो गया कहीं पे भी कोई दंगा तुरंत लगा दिया गया नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये इसलिए करेक्शन किया गया। यहाँ पे देख लो आंसर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में जनता पार्टी सरकार ने आपातकाल के प्रावधानों का मिसयूज रोकने के लिए करेक्शन किया था। डन, आगे चल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, इसे पूछ रहा है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, ठीक है, इसमें क्या क्या संशोधन किए गए और उसमें कौन कौन से फीचर्स ऐड करे गए हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया था उनको पढ़ते हैं, और इसमें से कौन सा था कौन सा नहीं था वो आपको बताना है। सबसे पहले क्या किया गया, इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, बिल्कुल हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को किस में रखा गया, कौन से आर्टिकल में रखा गया बाद में, ये आपको कमेंट में बताना है एज अ होमवर्क। ठीक है, ये सही है। दूसरे पे आ जाओ। आर्टिकल 20 एंड 21 को प्रदत्त मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल भैया, ये नहीं किया जा सकता था, ये भी सही है। ठीक है, सब सस्पेंड हो जाएंगे आर्टिकल्स फंडामेंटल वाले, लेकिन ये नहीं सस्पेंड होंगे। कौन से, 20 और 21, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 में क्या होता है, राइट टू लाइफ के बारे में बात होती है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू प्राइवेसी की बात होती है। तो अगर इनको ही सस्पेंड कर दोगे तो फिर तो मतलब ही नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये भी सही है। फिर इसके आगे आ जाओ थर्ड स्टेटमेंट पे। इसने लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया। पहले 6 वर्ष का कर दिया गया था, अब फिर से इसको पुनः 5 वर्ष का कर दिया गया। तो ये भी एकदम करेक्ट सही है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। आंसर इसका हो जाएगा डी, सभी 1 2 एंड 3 तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, 44th अमेंडमेंट में एक दो चीज़ें और भी ऐड करी गई थी। इसमें क्या था कि जो संसद है अपनी, ठीक है, जो अपनी क्या है संसद और विधानमंडल, ठीक है, उनमें जो कोरम की व्यवस्था थी, कोरम समझते हो कि टोटल का 15% उपस्थिति। ठीक है, तो ये कोरम की व्यवस्था को रखा गया, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। और यहाँ पे क्या दिया गया है, ये दिया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश, ठीक है, रिटर्न जो रिकमेंडेशन होगा उसी के बेस पे ही क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, ऐसे बोल दिया ओरली तो उससे काम नहीं चलने वाला। रिटर्न जो है रिकमेंडेशन होनी चाहिए, लिखित सिफारिश, तो लिखित सिफारिश पे फोकस रखिएगा, ये इसमें बात करी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के 52nd, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ, उसके रेस्पेक्ट में कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, तो समझो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, इस संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10th शेड्यूल जोड़ा गया था। बिल्कुल भैया ये सही है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, राजनीतिक दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ को लाना और जो दल बदलू नेता थे उनको रोकने की प्रक्रिया को चलाया गया। ठीक है, तो दल बदल नहीं कह सकता है, अभी इसमें कूद के चले गए, अभी उस पार्टी में कूद के चले गए, ठीक है, लाभ कमाने के लिए। जैसे कि अभी कौन है ये आपके चड्ढा जी, ये कूद के चले गए बीजेपी में, तो इन सबको रोकने के लिए ही यहाँ पे ये काम किया गया था। ठीक है, जैसे ईडी और सीबीआई का प्रेशर डालकर लोगों को अपनी पार्टी में ले लेना, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ही ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे सही है। सी पे आ जाओ। सी का मतलब तीसरा जो है यहाँ पे, इसमें क्या क्या आ गया कि अयोग्य जो सांसद होंगे उन पे अंतिम निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा। तो ये भी है बिल्कुल गलत है, अंतिम निर्णय लेगा लोकसभा स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो बताएगा कि ये जो कैंडिडेट है, मतलब कि जो सांसद है, ये पनिशमेंट के लायक है या नहीं लायक है। ठीक है, ये अयोग्य है कि नहीं है। तो फाइनल जो है जजमेंट कौन देगा, लोकसभा स्पीकर देगा, ना कि राष्ट्रपति। तो तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। आंसर सी इज हेयर। ठीक है, 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप जो है एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, 1 2 करेक्ट है। लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा का सभापति ये फाइनल जजमेंट देता है, ना कि राष्ट्रपति देता है।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि 98वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रोविजन उसमें ऐड करे गए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है ए, मतदान जो करने की जो उम्र होगी वो 21 से घटकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये गलत है, ये करी गई थी लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा करी गई थी, ना कि 98। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है कि संविधान का हिंदी में टेक्स्ट अनुवाद करके उसकी जो प्रतिलिपि होगी उसको पब्लिश किया जाएगा और ये अधिकार है राष्ट्रपति का। तो ये एकदम सही है, यही काम किया गया था 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि संविधान की एक हिंदी में उसका अनुवाद करके और उसको जो ये अधिकार है किसके पास रहेगा, ये राष्ट्रपति के पास रहेगा और इसको वैसा ही सम्मान दिया जाएगा इस प्रतिलिपि को जैसा कि इंग्लिश वाले डॉक्यूमेंटेशन को दिया जाता है। ठीक, तो ये यहाँ पे डन, यही यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे सी, अब पढ़ते हैं आगे। स्टेटमेंट सी के बारे में क्या हो रहा है, दिल्ली को एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया। तो ये दिया गया था 69th अमेंडमेंट के द्वारा और दल बदल विरोधी कानून कब आया था, 52 अमेंडमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, तो आंसर इज बी हियर। आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लो कि संविधान का हिंदी में आधिकारिक पाठ प्रकाशित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट, 58th वाले में। ठीक है, और इसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 394A। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, रट लीजिए, चबा लीजिए, खा लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो भी मैंने बताया था ऊपर कि दिल्ली एनसीआर वाला, ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि 69th, ठीक है, 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा कौन से प्रावधान लाए गए। तो इसमें क्या किया गया था भैया, पहला काम है कि दिल्ली को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन जो है विशेष दर्जा दिया गया। एनसीआर क्यों बनाया गया दिल्ली को, जैसे मानो दिल्ली है, दिल्ली में ढेर सारे लोग आ रहे हैं, दुनिया भर के लोग, तो दिल्ली यहाँ पे जगह कम थी, इसलिए इसने क्या किया, इसके आसपास के जो भी स्टेट थे उनके कुछ जिलों को लेकर कैपिटल रीजन को बढ़ा दिया गया। इसी को बोलते हैं एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। ठीक है, तो ये विशेष दर्जा दिया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया था, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो पहला सही है यहाँ पे। दूसरा क्या गया, दिल्ली में जो है 70 सीट किसमें, विधानसभा में रखी गई और मंत्रिपरिषद में 7 मेंबर्स रखे गए, ये भी प्रावधान लाया गया था। ठीक है, दोनों सही हैं। फिर तीसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। तो ये भैया गलत हो जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करते हैं, ये करते हैं राष्ट्रपति जी, ऑन द एडवाइस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और दिल्ली सीएम जो है, मुख्यमंत्री हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाते हैं उपराज्यपाल, यही लेफ्टिनेंट गवर्नर शपथ दिलाने का काम करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं, लेकिन नियुक्ति कौन करता है, फाइनली प्रेसिडेंट करता है। डन, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला और दूसरा ओनली, तीसरा गलत है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि 79th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 79वें नंबर पे जो संविधान संशोधन किया गया 1999 में, उसमें कौन से प्रावधान, कौन से प्रोविजंस लाए गए, पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए, अपन सीधे आंसर बताएंगे। ठीक है, ए भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, आंसर इज बी। इसमें क्या किया गया था, लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC ST प्लस एंग्लो इंडियन जो सीट्स थी, जो रिजर्व थी, उनको क्या करना है, उनको 10 साल के लिए और बढ़ा देना है। ठीक है, उनकी अवधि को 10 साल के लिए। जब मूल संविधान में इनको जोड़ा गया था तो कहा गया था कि इनको 10 साल के लिए रखा जाएगा, फिर इनको 10 साल करके बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक इनकी जो स्टेटस है मेन स्ट्रीम में जब तक नहीं आएंगे तब तक रिजर्वेशन नीड है। ठीक है, कोई घर में हो आपका वीक इंसान, तो जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक उसको रिजर्वेशन दिया जाता है, उससे काम नहीं कराया जाता है, उसको दूध 1 गिलास एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आए, ताकि वो नॉर्मल कंडीशन में आए, तभी जाकर उसको फिर बराबर की चीज़ें खिलाई पिलाई जाती हैं। वरना अगर वीक है तो उसको ज़्यादा खिलाना पिलाना, उसका ज़्यादा ध्यान रखना, काम नहीं करने को बोलना, उसको आराम करने को बोलना, ये रिजर्वेशन है, जैसे कि घर पे होता है आपके। ठीक है, तो ऐसे ही करके 10-10 साल इसको बढ़ाया जा रहा है।
आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे आप देख लो एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि लोकसभा राज्यसभा में SC ST और एंग्लो इंडियंस की सीट्स को रिजर्वेशन जो उसका है उसको अवधि बढ़ाने की बात करी गई, 10 साल एक्स्ट्रा करने की बात करी गई है। ठीक है, तो 79 1999 में कौन सा एक अनुच्छेद जोड़ा गया, जोड़ा नहीं गया था, इसी में संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। और यहाँ पे देख लो आप, अवधि विस्तार 10 साल के लिए 25 जनवरी 2010 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो मूल संविधान में 10 वर्ष तक बढ़ाया गया था 1960 तक, फिर इसको 8वें 23वें 45वें 62वें, फिर ये लाइन से इनको 10 10 साल बढ़ाते चले जा रहे हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो जब तक स्थिति सही नहीं होगी तब तक रिजर्वेशन की नीड रहेगी। ठीक, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आप देख लो कि जब 79th अमेंडमेंट हुआ तो 2010 तक 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, फिर 95th अमेंडमेंट हुआ उसमें 10 साल फिर से बढ़ाया गया 2020 तक, फिर एक अमेंडमेंट आया 104 नंबर का 2019 में आया अमेंडमेंट, सबसे नया अमेंडमेंट यही है। इसमें क्या 2030 तक रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया, लेकिन इसमें जो एंग्लो इंडियन की सीट्स थी, जो कोटा था, वो ख़त्म कर दिया गया, केवल SC और ST के रिजर्वेशन को कंटिन्यू किया जाएगा 2030 तक। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट पॉलिटी क्वेश्चंस, जो कि आपके 10 के 10 हो गए हैं। इनको फिर से देखिए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जो कंटेंट है वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको फॉलो करिए।